बच्चे जिन्होंने यूपीएससी तो इलावा कुछ करना है जी दसो बच्चा अपन बिजनेसमैन वास्ते है जी कम्युनिकेशन स्किल आनी सब तो एक इंपॉर्टेंट चीज है जी आप बिजनेसमैन बनना है वो की है टीम वर्क है अडेप्टेबिलिटी है कम्युनिकेशन है Honorable Chief Guest, Ms. Kanchan Ma'am, IAS, Additional Deputy Commissioner, General Patiala. Respected Ms. Nidhi Malhotra, DDF. Respected Mr. Stimler Singh Sir, Deputy CEO, Employment Office, Patiala. Respected Dr. Room all to the Coffee with Officer program. This program is an initiative taken by Dr. Harjinder Singh Bedi Sir, Additional Deputy Commissioner Development under the aegis of our worthy Deputy Commissioner Sir. This program focuses on administration and governance in action. It aims to bring the working of administration with experiential engagement with officers on duty. नमस्कार और आपका मैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ब्यूरो इन सबका ऑफिस की तरफ से शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस सेशन में बुलाया। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि मैं आज बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने आई हूँ। तो मेरा नाम कंचन है, मैं एक लॉ ग्रेजुएट हूँ। मैंने अपना कॉलेज जो है नेशनल यूनिवर्सिटी 2018 में दिल्ली से करा था। उसके बाद मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू करी थी। सेकेंड अटैम्प्ट में मेरा ऑल इंडिया मतलब ये यूपीएससी क्लियर हो गया था एंड आफ्टर दैट आई वेंट टू दिस सर्विस। मतलब आई थिंक कि यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन आंसर सेशन है वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर कोई क्वेश्चंस हैं बच्चों के, आप कैसे पढ़ना चाहते हैं, क्या तैयारी करना चाहते हैं, तो वो आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं तो डील कर लेते हैं, या मैं अपने आप बताऊँ कि कैसे करनी है इसकी एग्ज़ाम की तैयारी। क्योंकि आप सब जो मुझे बच्चे बता रहे हैं 10th 11th 12th इन सब के हैं, किस क्लासेस में आप, तो आप सबने अपनी अपनी स्ट्रीम चूज कर ली है ना? तो इसके बाद +2 के भी बच्चे हैं अभी यहाँ पे? yes, तो आपने अभी कॉलेज लेना है, आपने सोच लिया आप किस कॉलेज में जाएंगे, क्या करेंगे? yes, कोई बच्चा बताएगा किस में जाने की तैयारी है उनकी? मेरी NLU दिल्ली। अच्छा, तो लॉ करना चाहते हैं? yes. तो आपका एग्जाम फिर कब है आपका आईनेट का? 8 दिसंबर। इसी 8 दिसंबर को? यस मैम। तो आपकी तैयारी कैसे चल रही है, कहाँ से कर रहे हैं तैयारी आप? मैम लॉ अकेडमी है, डायस लॉ अकेडमी। ओके। वो ऑनलाइन कोचिंग दे रही है हमको, स्कूल की तरफ से हम वहाँ पे कोचिंग देते हैं हमसे। चलिए बहुत बढ़िया। और क्या करना चाहते हैं कोई? I want to get into IIT Delhi. IIT Delhi, very nice. तो कहाँ से तैयारी कर रहे हैं आप फिर? I am taking my coaching from the Physics Scholar platform online. चलिए बहुत बढ़िया। और जो 10th में बच्चे अभी? एक बार फिर से बोलेंगे? गुड मॉर्निंग मैम। मैंने यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करनी है। हाँ जी। उसमें सब्जेक्ट कौन से होते हैं? देखिए इसमें अभी आप 10th में +2 में है। देखिए पहले तो आपको अपनी, जैसे मैंने बताया कि ग्रेजुएशन एक रहती है, इसके जो मिनिमम एलिजिबिलिटी रहती है वो एक आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। वो किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है, चाहे आप लॉ करें, जैसे आप IIT दिल्ली में जाना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग करें, या BA करें, मेडिकल करें, कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद इसमें सब्जेक्ट ऐसा नहीं होता है। यूपीएससी का एक सेट सिलेबस है जिसमें पहले प्रीलिम्स होता है, उसमें
काफ़ी सारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविल्स, करंट अफेयर्स, इन सब के क्वेश्चंस रहते हैं। और एक पेपर 2 होता है CSAT, जिसमें हमारे लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स, डिडक्टिव रीजनिंग, ये सब कुछ रहते हैं। उसके बाद हमारा मेंस होता है, जिसमें 4 अलग पेपर रहते हैं, GS1, GS2, GS3 और GS4। तो ऐसे जिसमें सब्जेक्ट हमें कोई रखना नहीं होता है, यूपीएससी की तरफ से सिलेबस है जिसकी तैयारी हमें करनी होती है। हाँ, एक सब्जेक्ट होता है ऑप्शनल पेपर, जिसमें हम कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। यूपीएससी गिव्स अ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स फ्रॉम विच द कैंडिडेट कैन सेलेक्ट। यूजली बच्चे जो होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, वो यूजली अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट रख लेते हैं, क्योंकि उसमें उन्होंने 3 या 4 साल या 5 साल पढ़ाई करी है। जैसे अगर आप IIT दिल्ली में जा रहे हैं या आप लॉ में जा रहे हैं, तो आपने 5 साल लॉ पढ़ा है, तो एक लॉजिकली बनता है कि जो चीज़ आपने 5 साल तक पढ़ी है उसी सब्जेक्ट को लेके जाए, ताकि आपको मेहनत एक अलग नए सब्जेक्ट पे करने के लिए कम लगेगी। या आप IIT दिल्ली में हैं, आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं जो यूपीएससी अगर वो ऑप्शंस दे रहा है तो ठीक है, या मान लीजिए कोई BA पॉलिटिकल साइंस कर रहा है तो वो पॉलिटिकल साइंस चूज कर लेता है। बट ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट ही लेना होता है। यू कैन चूज अनदर सब्जेक्ट ऑल्सो। तो आप कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, कौन सा नहीं, कंप्लीटली अप टू यू कि आपको वो सब्जेक्ट कौन सा अच्छा लगता है। सिलेबस देख के आपको क्या लगता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट है जो अच्छे से कवर कर सकते हैं, जिसमें अच्छे से आप लिख भी सकते हैं। और दिस इज समथिंग जिसमें आपको बहुत अभी टाइम है, अभी आपको अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करनी है। तो ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन एंड व्हेन यू स्टार्ट एक्चुअल प्रिपरेशन, तब आप इसको डिसाइड कर सकते हैं। ये अभी थोड़ा इट्स टू अर्ली टू डिसाइड कि आप कौन सा सब्जेक्ट करना चाहते हैं। इन जनरल मेरी एक जो सबसे एडवाइस रहेगी, जो बच्चे 10th में भी हैं या +2 में भी हैं, अपनी ग्रेजुएशन चूज कर रहे हैं, आप अपनी पहले ग्रेजुएशन अपनी पढ़ाई पूरी कीजिए। यूपीएससी के लिए अपने सब्जेक्ट्स और अपनी ग्रेजुएशन मत चूज करिए। समझ गए कि आप ये मत सोचिए कि मुझे यूपीएससी करना है तो इसलिए मैं ये करूँगा, मैं इसलिए BA ये करूँगा या मैं लॉ करूँगा। चूज व्हाट यू वांट टू डू। आपको जो फील्ड अच्छा लगता है आप वो चूज करिए, और किसी में भी ग्रेजुएशन कोई भी सब्जेक्ट लेके आप यूपीएससी में बैठ सकते हैं। एंड यूपीएससी चेक्स योर ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। वो आपका ये नहीं देखेगा कि अगर किसी ने पॉलिटिकल साइंस लिया तो उसको ज़्यादा नंबर देने हैं, या किसी ने सोशियोलॉजी लिया तो उसको ज़्यादा नंबर देने हैं। आप बल्कि जितना ज़्यादा अलग अलग चीज़ें करेंगे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ देंगे, जैसे भी जो 10th में बच्चे हैं उनके पास तो अभी भी स्कोप है कि क्विज़ेस हो रही हैं स्कूल में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इनफैक्ट जब आप कॉलेज में भी जाते हैं तो टूर्नामेंट्स होते हैं, इंटर कॉलेज टूर्नामेंट्स होंगे, तो उसमें पार्टिसिपेट करें तो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप होती है, आपको ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है, आपको ज़्यादा नॉलेज मिलती है, विच विल हेल्प यू मोर इन यूपीएससी। स्टडी शेड्यूल एज सच अगेन, जो यूपीएससी की तैयारी है वो बहुत पर्सन स्पेसिफिक रहती है, लेकिन फिर भी कोई ऐसा सेट वो नहीं होता कि आपको 10 घंटे पढ़ना है या 11 घंटे पढ़ना है। या कई जो लोग होते हैं वो बहुत घंटे पढ़ते हैं, कई मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं बैचमेट से जिनको मैं जानती हूँ, वो 7 घंटे में पढ़ते थे तो उनसे उनका काम हो जाता था। कई मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको मैं जानती हूँ वो 12-12 घंटे में पढ़ते थे। तो ये इस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी पढ़ने की स्पीड कितनी है, आप कितनी जल्दी उसको ग्रास्प कर सकते हैं, और आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। हो सकता है जैसे मान लीजिए मैं 2 सब्जेक्ट लेती हूँ कि यूपीएससी में जो आता है एक पॉलिटी आता है। पॉलिटी इज लाइक कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आपका जो पूरा स्ट्रक्चर है एडमिनिस्ट्रेशन का, उस पर आता है। और एक मैं सब्जेक्ट लेती हूँ तो इकोनॉमिक्स। तो अगर मैं अपना पर्सनली वो एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मेरे को इकोनॉमिक्स पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, उसके कॉन्सेप्ट समझने थोड़े से कंपेरेटिवली डिफिकल्ट लगते हैं। तो मुझे इकोनॉमिक्स में वही सिलेबस कवर करने में ज़्यादा टाइम लगता था एज कम्पेयर टू पॉलिटी और एक से ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में जल्दी पढ़ लेती थी, मुझे जल्दी समझ आ रहा था कि इसमें क्या है, बट वही चीज़ इकोनॉमिक्स में मुझे ज़्यादा टाइम लगता था। जो चैप्टर मैं ज्योग्राफी का 1 घंटे में कवर कर लूँगी, उसके लिए मुझे मे बी 1.5 या 2 आवर्स लगेंगे इकोनॉमिक्स के। बट दैट सेड, यूपीएससी में मेहनत चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। इनफैक्ट लाइफ में आप कुछ भी करना चाहते हैं आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, देयर इज नो ऑप्शन, अदर ऑप्शन फॉर हार्ड वर्क। हार्ड वर्क तो चाहिए। उसके साथ यस यू नीड स्मार्ट वर्क, यू नीड स्ट्रेटजीज कि आप उसको किस तरीके से कर रहे हैं, तो दैट इज देयर। बट हार्ड वर्क का कोई दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो ये चाहे आप अपनी ग्रेजुएशन करें या यूपीएससी करें, ऐसा नहीं होगा कि आप 2 घंटे पढ़ लेंगे तो आपका हो जाएगा। ये तो मैं क्लियर ही करती कि ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो मेहनत लगती है, जी जान से मेहनत करनी पड़ती है। आपका बाहर जाने का भी मन कर रहा होता है, लेकिन
किसी किसी दिन आपको वो भी करना पड़ेगा कि हाँ हर रोज आप बाहर नहीं घूमने जा सकते, तो कितना देर तक पढ़ सकते हैं। एंड लीजर ब्रेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी चीज अगर हम वैसे भी देखेंगे ज्यादा देर तक चलती रहेगी तो वो वियर डाउन ही हो जाएगी। तो यू नीड टू गिव योरसेल्फ अ ब्रेक, दैट कैन बी ड्यूरिंग द डे और या वीक में एक दिन का ब्रेक हो सकता है जिसमें आप बाहर जा रहे हैं, अपने दोस्तों से मिल रहे हैं या अपनी फैमिली के साथ बैठ रहे हैं, तो उस ब्रेक से आप रिजुविनेटेड फील करेंगे। बट हाँ मेहनत चाहिए और वो किसी में भी होगी। जैसे मान लीजिए अगर आप NLT दिल्ली की तैयारी कर रहे हैं तो या जो IIT की भी तैयारी कर रहे हैं, उसके जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, दे ऑल्सो डिमांड अ लॉट ऑफ वर्क, क्योंकि उसमें अलग अलग सेक्शंस, अलग अलग पेपर होते हैं, मतलब सेक्शंस आते हैं। उसमें एक आपका लीगल रीजनिंग वाला भी आएगा, मैथ्स भी आता है, इंग्लिश भी आती है ना। तो हाँ, एंड यू हैव टू आंसर दोज क्वेश्चंस इन अ पर्टिकुलर टाइम। तो वो स्पीड चाहिए, वो एक्यूरेसी चाहिए, तो मेहनत हर चीज में लगी। ठीक है बेटा, मतलब कभी तो ऐसा हुआ ही होगा। जरूर जरूर। जो आपकी जर्नी है उसमें कुछ ना कुछ पल ऐसे आएंगे, दिन आएंगे जब आपको लगेगा कि आप ये क्यों कर रहे हो, ठीक है, या मैं बहुत थक चुका हूँ, अब मुझसे ही नहीं हो रहा है। आपने मॉक टेस्ट दिया, आपने सोचा था कि आपने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छे से दिया, लेकिन आपके एक्सपेक्टेशंस या होप्स के अकॉर्डिंगली आपको इतने मार्क्स नहीं आए, एंड दैट कैन बी मॉक टेस्ट और द रियल एग्जाम ऑल्सो। ठीक है, मैंने भी पहले एग्जाम दिया, उसमें मेरा क्लियर नहीं हुआ था, तो वो बहुत डिसहार्टनिंग होता है। बट देन यू हैव टू रिमेंबर द पर्पस कि आप किस लिए करते हैं, कि आप जो कर रहे हैं, आपको अपना गोल अपने माइंड में हमेशा रखना है। ठीक है, अगर आप किसी दिन लो फील कर रहे हैं तो इट्स ओके टू फील लो। आप ये मत सोचिए कि अरे मैं हताश क्यों फील कर रहा हूँ, इट्स ओके। हमेशा जिंदगी कभी भी ऐसे नहीं चलती है या अप नहीं चलती है। लाइफ इज अ ग्राफ, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। सो एवरी पर्सन हैज देयर लो पॉइंट्स इन एवरी स्ट्रेच ऑफ लाइफ। ठीक है, तो अगर आपको आप अपने फ्रेंड से बात करेंगे जिनसे आपको अच्छा लगता है, जो आपको समझते हैं इस बारे में, या जो और लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, मेरे को ज़्यादा अच्छे समझ सके कि आप किस तरीके से फील कर रहे हैं। आपको कोई कजन होगा, आपके पेरेंट्स होंगे, तो उनसे आप बात कर सकते हैं, वो आपको मोटिवेट करेंगे। कुछ लोगों को मोटिवेशन कुछ अच्छी मूवीज देखने से मिलती है, इंस्पायरिंग मूवीज देखने से मिलती हैं, मोटिवेशन टॉक्स हैं, उनसे मोटिवेशन मिलती है। हर किसी की मोटिवेशन सोर्स अलग अलग है। कभी कभी होता है कि हमें इतना एक्चुअल में डीमोटिवेटेड फील नहीं करते, वी जस्ट फील करिए। आप सोचिए कि फेलियर तो हर किसी का लाइफ का पार्ट है, सक्सेस फेलियर के बाद ही आती है। तो अगर आप किसी चीज में और इनफैक्ट वो फेलियर टर्म भी इट्स नॉट राइट, मुझे ऐसा लगता है। फिर चीज में आप उसको क्लियर नहीं कर पाए हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसको आप छोड़ देंगे, उसको आप फिर से तैयारी करिए। यू सिट बैक एंड सी कि किस वजह से आपकी गलतियां हुई। ठीक है, आपने कहाँ पे आपके मार्क्स कहाँ पे कम आए, आपने क्या आपकी टाइम मैनेजमेंट सही नहीं थी या आपका सिलेबस सही से पूरा नहीं था। तो जब आप उसको एनालाइज करेंगे और उसके हिसाब से तैयारी फिर से करेंगे तो यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स। वो भी अपने आप में एक मोटिवेशन होगा। पर मैम मैंने ये पूछना है कि जब आपका फर्स्ट रैंक क्लियर भी हुआ था तो आपके पेरेंट्स ने आपको, एथलीट्स हैं जैसे अब हमारे जो देश के प्लेयर्स हैं जो ओलंपिक में गोल्ड लेके आए हैं, सिल्वर मेडल्स लेके आए हैं, तो हर माँ बाप का सपना होता है, तो वो आपको मोटिवेट करते रहते हैं। ठीक है, वो आप अगर आप बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, अगर आप कहेंगे कि आप नहीं करना चाहते तो वो आपको पेरेंट्स उसमें भी सपोर्ट करेंगे। ठीक है, दे विल ऑलवेज सपोर्ट यू, और आपकी जहाँ पे भी लाइकिंग आप उसमें जाइए। ठीक है, चाहे अगर आपको लगता है किसी टाइम पे, जैसे मैं ये भी करी यूपीएससी के लिए, फील लाइक कि नहीं दिस इज नॉट वेयर माय कॉलिंग लाइज, मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, मैं किसी दूसरे स्ट्रीम में जाना चाहता हूँ, या मैं पेंटिंग में जाना चाहता हूँ, या म्यूजिक में जाना चाहता हूँ, डांसिंग में जाना चाहता हूँ, तो इट्स ओके। जस्ट बिकॉज आपने या किसी ने आपके लिए ये लेवल सेट करा कि आपको यही करना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपनी सारी जिंदगी वही करनी है। देश के लिए काम और देश के लिए सेवा, आप जो भी काम कर रहे हैं वो हम सब देश की सेवा ही कर रहे हैं। यूपीएससी और ये सिविल सर्विसेज में आना, देश की सेवा करना इज जस्ट वन ऑफ द मीन्स। आप जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं वो भी देश की बहुत बड़ी सेवा है। अगर टीचर्स ही नहीं होंगे तो हम कैसे पढ़ेंगे, हम कैसे आगे फील्ड्स में जाएंगे। जो ऑफिस में काम भी कर रहा है वो भी देश की सेवा कर रहा है। सो एवरीबडी इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दी सर्विस ऑफ द नेशन। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रीम आपको बहुत ज़्यादा देश की सेवा मतलब इस देश की सेवा बस इसी स्ट्रीम से हो जाएगी या दूसरी चीज़ें नहीं होती हैं।
ठीक है। आई एम नॉट वो नहीं कह रही कि आप इसकी तैयारी मत कीजिए, आप करिए, लेकिन मैं कह रही हूँ कि किसी के प्रेशर में आके मत करिएगा। अगर आपको ये सच में अच्छा लगता है तो ही करिए, और अगर आपको कुछ और चीज़ अच्छी लगती है तो आप वो भी करिए। उसमें भी आप अच्छा करेंगे, उसमें भी आप देश की सेवा करेंगे, उसमें भी आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मैम आपने +1 और +2 में कौन सी स्ट्रीम चूज करी थी? मेरे पास आर्ट्स थी, सब्जेक्ट्स मेरे थे हिंदी इंग्लिश, 2 लैंग्वेज चूज करनी होती थी, और आई थिंक एक ज्योग्राफी था, सोशियोलॉजी था। I'm not able to remember right now, लेकिन हाँ आज से ये वाले सब्जेक्ट्स थे। मैम आप स्कूल लाइफ में एवरेज स्टूडेंट थे और इंटेलिजेंट स्टूडेंट? देखिए एवरेज और इंटेलिजेंट तो क्या ही होता है, बट हाँ सब बच्चे किसी ना किसी चीज़ में अच्छे होते हैं। बट हाँ हमने एक मापदंड बना रखा है कि हम इंटेलिजेंट बच्चे उनको बोलते हैं जिनके मार्क्स अच्छे आते हैं। तो अगर उस मापदंड के उसमें से तो हमें अच्छे मार्क्स आते थे, लेकिन अगेन मेरा कहना है कि इंटेलिजेंट और मार्क्स से कोई इंटेलिजेंट और नॉन इंटेलिजेंट नहीं बनता है। मेरा नाम युवराज कल्याण है, स्कूल ऑफ एमिनेंस स्टीलखाना पटियाला ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ यूपीएससी ਦੇ एग्जाम ਤੋਂ ਬਾਅਦ जब इंटरव्यू ਹੁੰਦਾ है ਉਸ 'ਚ किस तरह सवाल पूछे जाते हैं? यूपीएससी के बाद इंटरव्यू का कुछ ऐसे स्टैंडर्ड वो नहीं होता कि आपको क्या सवाल पूछे जाएंगे। उसमें आप एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसको डैफ कहते हैं, शॉर्ट उसमें जो आपने अगर मान लीजिए आप किसी की वीडियो वगैरह देख रहे हैं या आप किसी का ब्लॉग वगैरह पढ़ रहे हैं तो उसमें डैफ वर्ड हो सकता है होते हैं कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ, आपके पेरेंट्स कहाँ से हैं, क्या काम करते हैं, ठीक है, आपने स्कूलिंग कहाँ से करी, फिर आपका कॉलेज कहाँ से करा आपने, कुछ अगर आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करी हैं तो आप उसका वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, अपनी हॉबीज़ वगैरह डाल देते हैं। तो वन ऑफ दी पॉसिबल एरिया जिसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आपके डैफ से पूछे जा सकते हैं, और वो बहुत अलग होंगे। जैसे मान लीजिए आपने लिखा कि आप पटियाला में बॉर्न हुए हैं, ठीक है, तो मे भी वो आपसे पटियाला के बारे में कुछ पूछ लेंगे। आप पटियाला से शुरू में गए हैं तो आपके बारे में पूछ लेंगे कि पटियाला की क्या हिस्ट्री है, या पटियाला को किसने बसाया, अगर पटियाला या पटियाला की कुछ खास चीज़ है, फुलकारी है, पटियाला इज नोन फॉर इट्स फुलकारी, तो फुलकारी क्या है, ठीक है। तो जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं जो आपने पहले करे हैं। आपकी नॉलेज जो आपने जो भी चीज़ें आपने गेन करी हैं, नॉलेज आपने इकट्ठे करे हैं, फैक्ट्स याद करे हैं प्रीलिम्स और मेंस में, वो आपको हेल्प करते हैं इंटरव्यू में। लेकिन इंटरव्यू इज़ वेरी डिफरेंट। आपने सोचा भी नहीं वो क्वेश्चन पूछ लेंगे, आपसे पूछ लेंगे कि आपके स्कूल के बारे में पूछ लेंगे। जैसे मान लीजिए कोई डीएवी स्कूल से है, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, वो स्कूल किसके जो फाउंडर है उसके बारे में पूछ लेंगे कि उन्होंने ऐसा क्या करा था, ठीक है। तो यू नीड टू बी श्योर जो आप अपने डैफ में लिख रहे हैं उसके बारे में आप सब कुछ जानते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने अपनी हॉबी लिखी डांसिंग, ठीक है, डांसिंग इज इज अ वेरी ब्रॉड थिंग टू राइट इन योर डैफ, क्योंकि डांसिंग में सब कुछ कवर आ जाता है। मान लीजिए आपने लिखा कि डांसिंग, क्लासिकल डांस आपकी हॉबी है, ठीक है, आपको अच्छा लगता है डांस करना, या बैडमिंटन आपको अच्छा लगता है, तो उसमें आपके बारे आपसे बैडमिंटन के बारे में पूछ लेंगे कि बैडमिंटन के कुछ रूल्स पूछ लेंगे, कोर्ट की डायमेंशन क्या होती है, या किसी फेमस बैडमिंटन प्लेयर के बारे में पूछेंगे। क्या आपका आपने मान ली आपकी हॉबी क्या है, मैं आप उससे एग्जाम्पल बता देती हूँ। मैम रीडिंग। क्या है? मैम रीडिंग एंड राइटिंग। रीडिंग एंड राइटिंग। तो जैसे अब रीडिंग बहुत ब्रॉड है, ठीक है, लेकिन रीडिंग में आपको क्या पसंद है स्पेसिफिकली, फिक्शन, नॉन फिक्शन, ऑथर के बारे में पूछ लेंगे, ठीक है। आपने अपने ऑथर के बारे में बताना स्टार्ट करा कि आपको ये ऑथर बहुत पसंद है। डैन ब्राउन जैसे मान लीजिए कि हमने कहा डैन ब्राउन के नॉवेल्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो किसी पर्टिकुलर नॉवल के बारे में पूछ लेंगे। ऐसे बातों से बातें स्टार्ट हो जाएंगी। आपने उसे कोई नॉवल बताया कि मुझे ये बहुत है, इसलिए लिखा वॉचिंग मूवीज, तो दे विल आस्क कि आपकी 5 फेवरेट मूवीज कौन सी हैं, या आपने लास्ट मूवी कौन सी देखी। वो आपने जब आंसर दिया तो उसमें कॉन्वर्सेशन फ्लो करती रहती है, ठीक है। या फेमस डायरेक्टर आपको कुछ नहीं अच्छा उस मूवी की आपको क्या इतनी खासियत लगी, तो ऐसे बातें फ्लो होती रहती है। ऐसे कुछ स्टैंडर्ड को क्वेश्चन ही बना के आए होते हैं कि मुझे युवराज से यही पूछना है कि युवराज कहाँ पे गया, युवराज ने क्या करा। आप जो आंसर देंगे ना उसी में से क्वेश्चंस निकलते हैं। जैसे हम फ्रेंड्स से बातें करते हैं, जो हम बात करते हैं बातों से बातें निकलती है ना, उसी तरीके से इंटरव्यू होता है। आप जो जवाब दे दें उसी में से नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, और ऐसे इंटरव्यू फ्लो होता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो 30 मिनट कब हो गए।
मैं बेस्ट कोचिंग सेंटर यूपीएससी। कोई बेस्ट कोचिंग सेंटर ऐसा कुछ नहीं है, नहीं के बारे है। और बेस्ट कोचिंग सेंटर भी होता, हर किसी का अपना अपना अलग अलग पढ़ाने का तरीका रहता है, हर किसी की अलग मॉक टेस्ट मॉक सीरीज होती है, तो किसी भी इंस्टीट्यूट का आप ले सकते हैं। फेमस ये जो तारा चलते हैं वो बाजीराम ट्यूशन और ये सब कुछ है में चलते हैं, तो बट ऐसा कुछ नहीं है कि ये ही सबसे अच्छा ही वैसे पढ़ेंगे तो होगा ही होगा, किसी दूसरे से पढ़ेंगे तो नहीं होगा। आप बिना कोचिंग इंस्टीट्यूट के भी पढ़ सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मैम मॉर्निंग। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें कुछ बनना है बट वो हमारे पेरेंट्स को नहीं अलाउ, मतलब मंजूर नहीं है। आपको पढ़ना है कुछ? नहीं, कुछ बनना है। अच्छा, आपको कुछ बनना है। अच्छा, तो that's a difficult क्योंकि इसमें आपको देखिए, अगर आपको सच में लगता है कि आपको वो ही करना है, पहली बात तो आपको पेरेंट्स के साथ एक बार बैठना पड़ेगा और उनसे समझना पड़ेगा कि वो क्यों नहीं ऐसा चाहते हैं, उनकी क्या हो सकता है, उनके कुछ डर होंगे कि मे बी उनको लगता है कि इसमें स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है फील्ड में, वो आपके लिए चिंतित हैं कि क्या मेरी बेटी, क्या मेरा बेटा इतना स्ट्रगल कर पाएगा। हर पेरेंट का ना देखिए वो रहता है, मन में रहता है कि मेरे बच्चे को कम से कम मतलब जिंदगी की सारी खुशियाँ मिले, ठीक है, उसको स्ट्रगल ना करनी पड़े, उसको सब कुछ अच्छा मिले। तो हो सकता है जो आप फील्ड चूज कर रही हैं उन पेरेंट्स को लगता है कि वो उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है, ज़्यादा कठिनाइयाँ हैं, तो आप वो सोच रहे हैं कि आप थोड़ा इजी वाला ले लीजिए जिसमें आप खुश रहेंगे। तो उनके साथ आपको बैठने की ज़रूरत है, आप भी उनको अपना पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव या अपना पॉइंट ऑफ व्यू पर्सपेक्टिव समझाइए कि आप ऐसा क्यों बनना चाहते हैं, आप जो आप बनना चाहते हैं वो आप क्यों बनना चाहते हैं, आपको यही अच्छा लगता है, और आप उनको समझाइए कि आप किसी और फील्ड में जाएंगी तो वो उसमें आपका मन कभी भी नहीं लगेगा। एंड इट्स अ डिफिकल्ट प्रोसेस, थोड़ा सा मतलब मुश्किल होता है, थोड़ा टाइम लगता है, 2-3 मतलब अच्छे से बैठ के उनको समझाना पड़ता है। आप अपने फ्रेंड्स या अपने कजन्स को भी बीच में इंक्लूड कर सकते हैं जो उनको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करें, बट इसलिए वो पेरेंट्स समझ जाते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मेरा आपसे सवाल है कि मेंस के लिए प्रैक्टिस राइटिंग कब से शुरू करनी चाहिए? जब आप यूपीएससी की एग्जाम किया है उसका आंसर क्या है, जब आपको ये लगे कि आपका इतना सिलेबस कवर हो चुका है कि आप उसका आंसर कर सकते हैं, आपको मोटा मोटा पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तब आप धीरे धीरे आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। मे बी 2 दिन में, 1 हफ्ते में 2-3 क्वेश्चन धीरे धीरे ऐसे स्टार्ट करिए। जैसे जैसे आप फिर एग्जाम के पास आते जाएंगे और जब एक्चुअल मेंस प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस में आ जाएंगे तब फिर आपको प्रॉपर आंसर राइटिंग की जरूरत पड़ेगी। फिर प्रॉपर जो टेस्ट होते हैं 3 घंटे के वो देने पड़ेंगे। तो हर किसी का टाइम फ्रेम अलग अलग रहेगा, किसी टॉपिक को आप 2-3 महीने में कवर करेंगे, किसी को आप 15-20 दिनों में भी कवर करेंगे। और अगेन जैसे मैं कह रही थी कि वो इस पर भी डिपेंड करता है कि वो आपको जो सब्जेक्ट है वो अच्छा लग रहा है या आपकी कितनी उसमें समझ है। अगर आपको हो सकता है कि अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो छोटा होने के बावजूद भी आप उसको उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाएं, और हो सकता है कोई सब्जेक्ट आपको अच्छे से पहले से ही आता है तो वो बड़ा होने के बावजूद भी आप उसको छोटा सा कर लेंगे। तो ऐसे कोई सेट वो नहीं है कि आपको कोई सब्जेक्ट इतने दिनों में ही कवर करना है, ऐसा नहीं रहता है। बट हाँ, जब आप यूपीएससी की एक्चुअल तैयारी स्टार्ट करेंगे तो आपको अपना एक टाइम फ्रेम बना के लेके चलना पड़ेगा कि मैं ये सब्जेक्ट इतने टाइम में कवर कर लूँगा, ये सब्जेक्ट इतने टाइम में कवर कर लूँगा, तो इस तरीके से मेरा 1 साल में सिलेबस कवर हो जाएगा। मैम वैसे यूपीएससी की जर्नी कितने साल की या महीनों की होती है? भगवान पे डिपेंड करता है 1 साल में भी कवर हो जाती है किन्हीं लोगों की, किन्हीं की 1 साल से ज़्यादा भी लंबी चल जाती है। तो आपका हार्ड वर्क और आपकी किस्मत दो। मैम जैसे प्रीलिम्स और मेंस में कितना डिफरेंस होता है, कितने महीनों का? या प्रीलिम्स और मेंस के बीच में 80 से 90 दिनों का डिफरेंस रहता है। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी जा रही है, आपको पता है कि यू आर डूइंग गुड, तो मेंस की तैयारी भी थोड़ी थोड़ी आप पहले से स्टार्ट कर दीजिए। प्रीलिम्स और मेंस में आप ये नहीं है कि मेंस की तैयारी प्रीलिम्स के बाद स्टार्ट करेंगे कि अब मैं आज आंसर राइटिंग पहले दिन स्टार्ट करूँगा, नहीं। अगर आप तब करेंगे तो आपका 90 दिनों में आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको सिलेबस भी कवर करना है, आपको लिखना भी है, आपको मॉक टेस्ट भी देने हैं, तो थोड़ी थोड़ी तैयारी आपको पहले से करनी पड़ेगी। उन 80-90 दिनों में 20-25 दिन तो रिजल्ट में निकल जाते हैं, पता नहीं मेरा रिजल्ट एक्चुअल में क्लियर होगा या नहीं होगा। जब तक वो रिजल्ट आता है तब तो पता चलता है कि अरे अब 50-60 दिन ही रह गए हैं, तो उसमें फिर आपने जो पहले से तैयारी करी होगी ना वो आपको हेल्प करेगा। थैंक यू मैम। Good morning, ma'am. I am Yashika and I am honored to be here.
मैम आपको किसने गाइड किया और किसने मोटिवेट किया और आपको कैसे लगा कि मेरे को ये करना चाहिए? मोटिवेट करा उसमें बचपन से, जैसे आप लोगों ने सुना होगा यूपीएससी IAS और ये सब कुछ ऐसी बचपन में मैंने भी सुना हुआ था कि हाँ डिस्ट्रिक्ट में एक DC होता है जो सब काम करता है, ठीक है, और DC को अगर कुछ आके कहेंगे तो वो आपका काम करके दे देंगे, ये सब चीज़ें सुनी हुई थी। और पेरेंट्स ने थोड़ा सा कहा कि दिस इज़ वन ऑफ द ऑप्शन जो आप चूज़ कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। बट मैंने ग्रेजुएशन लॉ में करी थी, तब मैं एक बार मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे यही करना है, बट हाँ मेरे माइंड में था कि ये एक पॉसिबल ऑप्शन है जहाँ पे मैं जा सकती हूँ। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई ग्रेजुएशन देयर वर सम बैचमेट्स हु आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर दिस, देयर वर सम सीनियर्स जो प्रिपेयर कर रहे थे, तो एक माइंड में पहले से था कि हाँ मतलब एक ये पॉसिबिलिटी है, ये यहाँ पे जा सकते हैं, ये अच्छा है। और फिर ग्रेजुएशन में लगा कि हाँ ठीक है मतलब यही करना चाहिए, तो फिर तो उसके साथ मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। कुछ सीनियर्स थे अच्छे जो गाइड कर देते थे, फिर आप थोड़ा बहुत जब अगर कोई कोचिंग सेंटर वगैरह ज्वाइन करते हैं उसमें आपके कुछ दोस्त बन जाते हैं, वो आपको गाइड कर देते हैं, एक दूसरे को गाइड कर दें कि ये पढ़ लो, यहाँ से पढ़ लो, ऐसे वाली चीज़ों। एक और मेरा क्वेश्चन ये है कि ਤੁਸੀਂ अपनी डिस्ट्रैक्शंस ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਡੀल ਕੀਤਾ? मैं वही कहूँगी कि अगर गोल पे ध्यान रखना पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शन तो आजकल बहुत ज़्यादा है, सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, और तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी आप चूज़ कर रहे हैं, आप अपनी ग्रेजुएशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए कर रहे हैं, चाहे UPSC चूज़ कर रहे हैं, उसमें मेहनत लगती है। तो इट्स ओके टू मैं ये मतलब मैंने अपनी खुद की उसमें भी ऐसा कभी नहीं था कि मैंने अपना इंस्टा मतलब ये WhatsApp वगैरह देखना बंद कर दिया था, बट आपको लिमिट करना पड़ेगा, आपको लिमिट करना भी पड़ेगी, ज़्यादा करनी पड़ेगी, ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। तो आपको ये ध्यान में रखना, अपना फोकस एक जो कहते हैं ना फोकस बना के रखना पड़ेगा। तो जितना फोकस्ड आप रहेंगे उतनी डिस्ट्रैक्शंस कम होंगी, उतना ईजिली आप डिस्ट्रैक्शंस को कवर कर पाएंगे, मतलब ओवरकम कर पाएंगे। बट हाँ इट्स ओके टू, वो सबका पर्सनल है, बट मेरा हमेशा है कि इट्स ओके अगर आपका इंस्टाग्राम चलता है, इट्स ओके आपका WhatsApp चलता है, बट यू हैव टू लिमिट। इंस्टाग्राम अगर आप 10 मिनट चला रहे हो तो देयर इज नो हार्म, बट अगर आप बैठ के सिर्फ स्क्रॉल ही करते जा रहे हो और आपको पता ही नहीं चला कि आपने 10 मिनट का ब्रेक लिया था 12 बजे और 2 बज गए, ठीक है, और पता चला कि जो मैंने 12 से 2 ज्योग्राफी पढ़ने का समय सोचा था वो तो इंस्टाग्राम पे ही चला गया, तो दिस इज डिस्ट्रैक्शन, दिस इज समथिंग यू विल नीड टू मतलब डू अवे विद। मैम ਤੁਸੀਂ सेल्फ स्टडी ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ इंस्टीट्यूट वगैरह ਤੋਂ ਕੀਤੀ? इंस्टीट्यूट में थोड़ी देर ज्वाइन करा था, कुछ मैंने वहाँ से नोट्स लिए थे, बट फिर उसके बाद प्रॉपरली वहाँ पे मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी मेरे कॉलेज की टाइमिंग की वजह से, तो कुछ सेल्फ स्टडी रहा, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट से करा, मिक्स रहता है। और अगर आप नहीं भी ज्वाइन करते हैं, मान लीजिए अगर आप फुल फ्लेज कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोर्स नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, बट इवन देन आप उसकी टेस्ट सीरीज वगैरह तो ज्वाइन करेंगे ही, मॉक टेस्ट तो आपको लिखनी ही पड़ेगी। वो हो सकता है कुछ बच्चे वहाँ पे जाके लिख के आते हैं जस्ट टू गेट द फील ऑफ सिटिंग इन एन एग्जाम हॉल एंड राइटिंग, कुछ घर पे ऑनलाइन, आजकल ऑनलाइन बहुत कुछ अवेलेबल है, आप अपना एग्जाम जो टेस्ट पेपर है वो डाउनलोड कर सकते हैं, यू कैन राइट एंड अपलोड योर आंसर शीट PDF में, तो वो भी पॉसिबल है। तो कुछ ना किसी वे में आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके कुछ करेंगे, कुछ मॉक टेस्ट वगैरह टेस्ट सीरीज देंगे, और अगर आपको लगता है कि नहीं आपको थोड़ी हेल्प चाहिए कि आपको कोर्स समझना है, क्या है, कैसे है, किस तरीके से पढ़ना है, तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर सकते हैं। बट अगर आप नहीं भी ज्वाइन करें तो भी YouTube और इन सब पे बहुत मटेरियल अवेलेबल है, आप बिना उसके भी काम कर सकते हैं। डे टू डे एक्टिविटीज़ क्या होती है IAS बनने के बाद? कितने घंटे काम करना पड़ता है? कितने घंटे काम करना पड़ता है? काफ़ी काम रहता है स्टार्टिंग में, बिकॉज देखिए आप जब भी आप किसी उसमें जाएंगे आपकी सब कुछ नया होता है, सो आई एम स्टिल लर्निंग किस तरीके से चीज़ें हैंडल करनी है, फाइल्स किस तरीके से पढ़नी है, किस तरीके से लोगों से डील करना है। सो व्हेन यू आर लर्निंग, व्हेन यू आर इन द लर्निंग प्रोसेस, थिंग्स टेक मोर टाइम टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो कुछ गलतियाँ भी करते हैं, तो आपको जाके अपने सीनियर से समझना भी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, ये इस तरीके से करना है कि नहीं करना है। तो लाइफ बिजी रहती है, बट समहाउ यू विल हैव टू फाइंड द बैलेंस कि किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट धीरे धीरे आपको सीखनी पड़ेगी, कि आप अपना जो आपका प्राइवेट लाइफ है, आपका डेली दूसरे अगर कुछ एक्टिविटीज हैं आप उसको भी मैनेज कर पाए और साथ में अपना ऑफिस भी संभाल सकते। थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज सना and I'm from school Government Girls Senior Secondary Smart School NPLC,
एंड मैम मेरा क्वेश्चन ये है, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ मैम। मेरा 2 ड्रीम्स ने, फर्स्ट ड्रीम मेरा है कि मैं नीट क्रैक करा, तो सेकंड ड्रीम है कि मैं यूपीएससी करा। मैम थोड़ा भी लगता है मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी क्यों देनी चाहिए? नहीं, पहले तो आप नीट ही करेंगे ना। हाँ जी। नीट मतलब नीट करके आप अपनी ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद ही यूपीएससी करेंगे। यूपीएससी के लिए ग्रेजुएशन होनी तो जरूरी है, वो किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन हो सकती है। तो उसके लिए आपका पहला फोकस आपका नीट का एग्जाम मिलेगा, जिसके बेसिस पे आप किसी मेडिकल कॉलेज में जाएंगे और वहाँ पे अपनी ग्रेजुएशन पूरी करेंगे। एंड आफ्टर दैट अप टू द पीपल कोई पीजी भी करते हैं, पीजी करने के बाद भी यूपीएससी लिखते हैं, तो बट ग्रेजुएशन इज सफिशिएंट, मतलब आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो आपको फर्स्ट फोकस नीट रहेगा, उसके बाद थैंक यू मैम। नमस्कार। हाँ जी मैम मेरा प्रश्न ये है कि मैम मैथ्स कंपल्सरी है? और मैथ्स कंपल्सरी नहीं है, मैथ्स सिर्फ एक प्रीलिम्स में आता है, वो भी बहुत बेसिक्स आते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते हैं। ओके मैम, यूपीएससी की तैयारी आफ्टर ग्रेजुएशन करना ठीक रहेगा? ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में भी स्टार्ट कर सकते हैं, मैंने लास्ट ईयर में स्टार्ट कर दिया था। अगर आप तभी के तभी ग्रेजुएशन, जैसे आप यूजुअली हमारे ग्रेजुएशन के कोर्स होता है वो मार्च अप्रैल में या इसमें खत्म हो जाता है। यूपीएससी का जो प्रीलिम्स होता है वो मई में होता है, मई जून में, इस टाइम होता है। तो अगर आपको लगता है कि आप कोई गैप 1 ईयर का नहीं देना चाहते हैं, अगर आपका देखिए उसमें भी डिपेंड करेगा आपका जो कॉलेज है वो कितना हैवी है। जैसे मान लीजिए अगर कोई मेडिकल वगैरह में जाए तो काफ़ी हैवी रहता है, इंटर्नशिप्स वगैरह भी रहती हैं, तो हो सकता है कि आपको टाइम ही ना मिले कि आप इसकी तैयारी कर सकें। तो हो सकता तो आप 1 साल का मतलब ड्रॉप करके तैयारी घर पे बैठ के अच्छे से कर सकती हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं आप कॉलेज के साथ अपने तैयारी भी वो कर सकते हैं साइड बाई साइड, तो लास्ट ईयर में भी स्टार्ट कर सकते हैं। Very good morning, ma'am. I want to ask about mental pressure while preparing for the exam. Because I'm going to get into IIT, and right now my focus is divided on board examination as well as preparing for competitive exam. And above all that, it makes me feel so anxious that there are around 12 lakh participants for the exam, and only 50,000 seats are available. So it kind of makes me have some second thoughts that whether I will be getting to the IIT. So how do you actually deal with the mental pressure, and secondly, how to actually be confident in yourself that I can actually achieve my goal? देखिए किसी भी उसमें जाएंगे, इकोनॉमिक्स से ये फंडा है कि the resources are always scarce, the need is more and resources are scarce. तो इसी तरीके से the candidates who are preparing for any particular exam, be for into entrance into a particular college or some other competitive exam, candidates हमेशा ज़्यादा होगी और जो actual vacancy का seats है वो हमेशा कम रहेगी। So one of the thing is, first thing is कि your competition, आपका competition ये नहीं चाहिए कि आपको 50,000 लोगों को वो करना है, आपको अपनी एक सीट चाहिए, ठीक है? You need to focus on yourself. आपका इससे नहीं फर्क पड़ना चाहिए कि that particular person is scoring more marks, वो उसका अपना वो है, ठीक है? उसका अपना पढ़ने का स्टाइल है, उसके अपने फोटेज हैं, उसकी अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है, आपका अपना। You need to focus on yourself कि आपका जैसे मान लीजिए जो कट ऑफ रहता है उस तक आप किस तरीके से पहुंचना है। आपकी इवैल्यूएशन, ये कंटिन्यूस इवैल्यूएशन चलती रहनी चाहिए। जो आप पढ़ रहे हैं, मतलब डू सम टेस्ट, राइट सम मॉक टेस्ट, और उसमें देखिए कि आपकी इवैल्यूएशन करिए कि आपकी किस तरीके से परफॉर्मेंस आ रही है। इफ यू आर गोइंग गुड तो अच्छी बात है, देन यू नीड टू जस्ट फोकस मोर एज यू आर डूइंग, मतलब उसको और मेहनत करने की जरूरत है। अगर आपके मार्क्स कम आ रही हैं तो यू नीड टू एनालाइज कि आपकी कहाँ गलतियाँ रही हैं। Okay, and one thing I want to ask more is that right now, should I focus on my examination or should I solely focus on my JEE preparation? उनका क्या कहते हैं, होते कब एग्जाम, बोर्ड आपके कब हो रहे हैं, JEE में लॉस्ट ट्रैक ऑफ एग्जाम? Actually, right now 2025 JEE exam will be conducted on December 8th, and board examination are held in April. So तो आपका पहले आपके IIT एग्जाम्स है ना, Yes. इसी सेंटर में, तो आपको इसी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। मतलब बोर्ड एग्जाम्स तो हो जाते हैं क्लियर, मतलब दैट्स नॉट मतलब अगर आप अच्छे से स्कूल वगैरह में वो कर रहे हैं, अपना सिलेबस कवर कर रहे हैं, और इनफैक्ट जब आप JEE की प्रिपरेशन करें तो आपका काफ़ी सिलेबस तो कवर हो ही जाता होगा जो आपके स्कूल वाला है, तो उसकी प्रिपरेशन में आपका काफ़ी कुछ ऑलरेडी कवर हो चुका होगा। So if your preparation is very, मतलब उसमें आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो you have good 3 months for your board exams. So these are more than sufficient to do.
to prepare for the board exams. और उसके आगे syllabus तो आपको उसमें cover हो ही जाता है. Thank you for that. गुड मॉर्निंग मैम. हाँ जी. मैम यूपीएससी क्लियर करने के लिए कितने अटेम्प्ट्स मिलते हैं हमें? क्या करें? यूपीएससी क्लियर करने के लिए कितने अटेम्प्ट्स मिलते हैं? 6 अटेम्प्ट्स होते हैं, मतलब अलग-अलग अटेम्प्ट्स रहते हैं. 6 हैं, उसके बाद 9 अटेम्प्ट्स भी होते हैं. बट हाँ, मतलब मिनिमम 6 अटेम्प्ट्स आपको मिलते हैं. मैम आफ्टर 10th कौन सी स्ट्रीम अच्छी रहेगी यूपीएससी क्लियर करने के लिए? जैसे मैंने पहले कहा, कोई भी ऐसा कुछ स्पेसिफिक वो नहीं है, आप कोई भी स्ट्रीम चूज कर सकते हैं. Thank you, ma'am. जहाँ पे आपकी कॉलिंग लाइक करती है, चूज दैट स्ट्रीम. गुड मॉर्निंग मैम. मैम आई एम कवलन सिंह फ्रॉम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिविल लाइंस पटियाला. मैम ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है जो मेरी प्रिपरेशन के ड्यूरिंग नहीं करनी चाहिए? ऐसे कुछ जनरल वो नहीं है कि ये मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए. मतलब ग्रेजुएशन होती है तो उसमें आपको धीरे धीरे पता चलता रहेगा कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं. बट ये जनरल मिस्टेक्स अगर कहूँ तो जैसे कई लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, मॉक टेस्ट नहीं लिखते हैं, तो दैट आई वुड से कि ये मिस्टेक है जो नहीं करनी चाहिए. मतलब यू शुड राइट आंसर टेस्ट. और एक मिस्टेक जो हाँ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए वो है रिविजन. नेवर. और इसमें भी रिविजन्स आर मस्ट. रिविजन आपको करनी पड़ेगी. आपने एक बार सिलेबस कवर कर लिया, उससे आपके माइंड में नहीं याद रहेगा. योर माइंड डज नॉट ऑलवेज कैप्चर रिटेन 100% ऑफ व्हाटएवर यू स्टडी या व्हाटएवर यू रीड. तो आपको उसको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा ताकि वो आपके माइंड में अच्छे से रिटेन हो सके और जब कोई क्वेश्चन आए तो उसको आप यूज कर सकें. थैंक यू मैम. गुड मॉर्निंग मैम. माय नेम इज करणदीप सिंह. आई एम स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट हाई स्मार्ट स्कूल फैक्ट्री पटियाला. मैम मेरा आपसे क्वेश्चन है, हमने जैसे बैंकिंग लाइन में जाना है, उस कोई भी हमें पोस्ट चाहिए, उसके लिए जैसे फॉर एग्जांपल क्लर्क का कौन सी लाइन में जाना है? बैंकिंग. अच्छा. उसके लिए हमें कोई पोस्ट चाहिए, फॉर एग्जांपल क्लर्क का कैशियर. कौन सा पेपर क्लियर करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? पेपर कौन सा अटेम्प्ट करना पड़ता है? मुझे अब एग्जैक्टली इसके बारे में नहीं पता है कौन सा है. यूजुअली बैंक की बट एग्जैक्टली उसके लिए कौन सा एग्जाम है या क्या करना पड़ता है आई एम नॉट श्योर. बट हाँ ये एग्जाम्स होते हैं बैंक के लिए. गुड मॉर्निंग मैम. मेरा क्वेश्चन ये है कि जब भी हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो अपने सेल्फ डाउट से कैसे डील करें? सेल्फ डाउट्स इन टर्म्स ऑफ व्हाट? भी जैसे हमें लगता है कि हमसे ये हो नहीं रहा, कहीं हमने कोई गलत स्ट्रीम तो नहीं चूज कर ली, इस टाइप. जैसे कोई वाला चीज, जैसे मतलब जो मैंने पहले कहा कि आपको यू नीड टू बी श्योर ऑफ योरसेल्फ कि आप ये करना चाहते हैं. अगर आप किसी के प्रेशर में आप कोई स्ट्रीम या कुछ चूज करेंगे तो उसमें आपको हमेशा डाउट्स होते रहेंगे. स्पेसिफिकली अगर आप उसमें अच्छा नहीं कर पा रही हैं, अगर आप कोई स्ट्रीम किसी के प्रेशर में आप चूज कर रहे हैं उसमें आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो आपको सेल्फ डाउट्स आते रहेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको श्योर होना है कि दिस इज व्हाट यू वांट टू डू. अगर आप एक बार ये श्योर है कि आपको यही गोल है, आपको यही करना चाहते हो, तो जब भी प्रेशर आता है, जैसे मैंने पहले कहा, अपने आप से बात करना या किसी और से बात करना जो आपको मोटिवेट करे, तो उस तरीके से आपके सेल्फ डाउट थोड़े से क्लियर हो जाते हैं. थैंक यू मैम. Good morning, ma'am. What is the age limit to give UPSC exam? मिनिमम क्या कैसे था? मैक्सिमम आई थिंक 32 रहता है और मिनिमम 21 ईयर्स के बाद एलिजिबल हो गए. मेरा क्वेश्चन है कि हमें एग्जाम की प्रिपरेशन +2 में भी स्टार्ट कर सकते हैं या +2 के बाद? +2 इज टू अर्ली टू स्टार्ट फॉर दिस एग्जाम. हो जाता है अभी से स्टार्ट करना करेंगे तो मतलब बोर हो जाएंगे इस एग्जाम के बारे में. इस एग्जाम के लिए हर एग्जाम के लिए पीक टाइम होता है. पहले आप जनरल प्रिपरेशन करते हैं, जस्ट बिफोर द एग्जाम, सम फ्यू मंथ्स बिफोर द एग्जाम यू पीक योर परफॉर्मेंस, यू पीक योर जो भी आप स्टडी वगैरह कर रहे हैं. तो अगर आप +2 से, क्योंकि आप +2 में उसके बाद अगर ग्रेजुएशन करेंगे, सो दे आर गुड नंबर ऑफ 3-4 ईयर्स जब आप एक्चुअल में एलिजिबल होंगे एग्जाम को लिखने के लिए. तो 3-4 साल तक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है. इनफैक्ट ये टाइम है आपको अपनी ग्रेजुएशन अच्छे से करने का, कुछ अगर एक्स्ट्रा चीजें हो रही है तो वो करने का, एंड जस्ट बी अवेयर अबाउट द थिंग्स दैट आर गोइंग. ठीक है, तो अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे हैं तो बस उससे जनरल आपको वो रहेगा. बट एज सच अभी से स्पेसिफिक तैयारी करने का कोई वो सब्जेक्ट के लिए अलग अलग रहता है, जिसकी आपको लिस्ट मिल जाएगी. आप मतलब वेबसाइट वगैरह पे किसी भी ब्लॉग लेंगे. उसके अलावा तो आपका क्या कहते हैं करंट अफेयर्स वगैरह जो न्यूज़पेपर होता है वो ही होता है. इतनी टेंशन मत लीजिए, ठीक है. अभी बहुत टाइम है और टेंशन लेके करोगे तो ऐसे नहीं होता है. थोड़ा चिल उससे करना पड़ेगा. जर्नी डिफिकल्ट रहती है बट टेंशन लेके करोगे तो नहीं हो पाएगा. स्ट्रेस नहीं लेना. ओके मैम, ठीक है.
Good morning, ma'am. I'm Bobby Rajput from Government Senior Secondary Smart School, Civil Lines. And तो मेरा क्वेश्चन सीगा कि हाँ ताड़ा यूपीएससी क्रैक करने का सपना बचपन तो इसी करके सारा में होता है चाइल्डहुड ड्रीम होता है। नहीं ऐसे वही मैं कह रही हूँ ऐसा वो नहीं था कि मुझे यही करना है, लेकिन हाँ बचपन से मुझे बट फिर भी आप लोगों को है कि यूपीएससी करना है। मैंने कभी ऐसे वो नहीं करा था मतलब कि यही करना है। चीज़ें मुझे मतलब था कि एक आइडिया था कि ये है और पेरेंट्स भी थोड़ा थोड़ा बताते रहते थे, बट ग्रेजुएशन में जाके फाइनली डिसाइड करा था कि ये करना है। Good morning, ma'am. My name is Chirag from Multipurpose School. My question is कि आपने आपकी लाइफ में कोई चैलेंजिंग सिचुएशन थी, आपने उसको फेस कैसे किया? वो तो हमेशा आते हैं तो उसको डील करना मेंटली हाँ तो वो डिफिकल्ट रहता है, बट आपके जो नियर एंड डियर वंस हैं, लव्ड वंस हैं, योर फैमिली, दैट प्लेज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन हेल्पिंग यू आउट। उनके साथ अगर आप खुद में ही रहेंगे, आप किसी से चीज़ डिस्कस नहीं कर पाएंगे तो वो आपको माइंड में स्पाइरल करके चीज़ बहुत बड़ी कर देंगे। एवरीवन हैज सम कॉन्फिडेंटली, ठीक है, वो पेरेंट्स हो सकते हैं या कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, तो उनसे थोड़ा थोड़ा बात करते रहेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, मन का बोझ हल्का होता है, वो आपको कुछ सजेशंस देंगे विच यू कैन ट्राई। तो इन सब चीज़ों से एंड हिट्स एंड मिसेस होते हैं, आप कुछ ट्राई करते हैं, आपको पता लगता है कि नहीं ये दिस इज नॉट वर्किंग आउट, सो यू ट्राई सम अदर स्ट्रेटजी and at some point in time you will hit the nail. Okay. Studying in Government Victoria Girls Senior Secondary School पटियाला। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि अपनी पर्सनैलिटी या फिर बॉडी लैंग्वेज और क्लोथ्स मैटर करते हैं इंटरव्यू विच? पर्सनैलिटी आपकी बॉडी लैंग्वेज इसमें मैटर करेगी कि आप बहुत डरे हुए हैं, मान लीजिए आप अंदर से बहुत डरे हुए हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज में झलक जाएगा कि आप डरे हुए हैं, तो थोड़ा सा बट आपको बोर्ड जो है वो आपको कंफर्टेबल करने की कोशिश करता है। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि आप बहुत डरे हुए हैं, आप बहुत नर्वस हैं, तो दे विल आस्क यू सिंपल क्वेश्चंस जस्ट टू मेक यू कंफर्टेबल, ठीक है। तो बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी आपकी यह हेल्प करती है क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस लगता है कि आप सब क्वेश्चंस को लेने के तैयार हैं। और क्लोथिंग डिसेंट, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पर्टिकुलर चीज़ कोई पहन के जानी है कि आपको कोई पर्टिकुलर कलर या पर्टिकुलर साड़ी या। Good morning, ma'am. I am with your NKC school. I want to ask you that while clearing the exam, how many problems you got? प्रॉब्लम्स थी मतलब किस तरह के प्रॉब्लम्स आपको आई और आपने उनसे कैसे कॉप अप किया? प्रॉब्लम्स आती हैं जैसे मान लीजिए आपका शेड्यूल मैच नहीं हो रहा मेरा, जैसे मैंने कॉलेज के लास्ट ईयर में स्टार्ट करा था तो वो एक जर्नलिंग रहती है, आपको कॉलेज का भी आपको क्लासेस लगानी है, ठीक है, कॉलेज के एग्जाम्स आ रहे हैं, पर साथ में आपको अपनी प्रिपरेशन भी करनी है, तो यू आर जर्नलिंग बिटवीन दीज टू थिंग्स, तो बहुत हेक्टिक हो जाता है ना, ये प्रॉब्लम है। बट आपको अपना वर्क शेड्यूल थोड़ा मैच करना पड़ेगा, किसी चीज़ पर थोड़ा सा फोकस कम करना पड़ेगा, दूसरी चीज़ पर फोकस ज़्यादा बढ़ाना चाहेगा डिपेंडिंग ऑन दी अर्जेंसी ऑफ द मैटर। उसके बाद अगेन वही, अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम लगती है कि आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, मतलब आपने मेहनत बहुत करी, बट देन अगेन टेक सम टाइम, टेक अ ब्रेक एंड एनालाइज कि आप परफॉर्मेंस क्यों नहीं अच्छी दे पा रही हैं, तो वो आपको उसमें हेल्प करेगा। तो ऐसी प्रॉब्लम्स टाइम शेड्यूल मेरा कोई ऐसा टाइम शेड्यूल नहीं था, आई डोंट मेक अ टाइम शेड्यूल फॉर माई सेल्फ कि इतने से इतने बजे तक मुझे पढ़ाई करनी है। आई हैव अ ब्रॉड टारगेट्स फॉर माई डे, आई यूज्ड टू हैव ब्रॉड टारगेट्स फॉर माई डे और फॉर अ वीक कि इस वीक में मुझे ये कवर करना है, एंड दैट वाज फ्लेक्सिबल। अगर मेरा सुबह पढ़ने का मान लीजिए मैंने सोचा कि सुबह मेरा ऐसा नहीं है कि मान 10 से 12 मुझे ज्योग्राफी पढ़नी है, हो सकता है 10 से 12 मैं कुछ लिख रही हूँ, या हो सकता है मेरा बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करा तो मैं ब्रेक ले रही हूँ, बट दिन में या वीक के टारगेट्स लेके चलो और आपको वो कंप्लीट करने हैं। सो आई यूज टू हैव फ्लेक्सिबल टाइम शेड्यूल। टू लीव उन्होंने मीटिंग पे जाना है, सो काइंडली फटाफट आप 2 क्वेश्चंस लवांगे, लास्ट क्वेश्चंस। Good morning, ma'am. I am Kareem from Civil Lines. So my question is that how you deal with public and political pressure during your duty? नया फील्ड काफ़ी वो हो रहा है, इट्स वेरी बूमिंग फील्ड। आप जब लॉ करते हैं तो उसमें यूजली हम सिविल और क्रिमिनल लॉ देखते हैं, या हम सिविल लॉयर बन जाते हैं, क्रिमिनल लॉयर बन जाते हैं, बट जैसे हम देखते हैं कि हमारी मार्केट्स डेवलप हो रही हैं एंड धीरे धीरे इंडिविजुअल्स की जगह कॉर्पोरेट कंपनीज आ रही है, तो उनको डील करने का एक अलग उनकी लॉज हैं, बैंकिंग लॉज हैं, कंपनी लॉ है,
तो इसके लिए एक अलग से स्ट्रीम रहती है कॉर्पोरेट लॉ में। कॉर्पोरेट लॉ में आपको जॉब मतलब यू कैन अप्लाई, यू कैन वर्क विद द कंपनीज, तो यू वोंट बी वर्किंग एज एन इंडिपेंडेंट लॉयर जैसे हम कोर्ट्स में देखते हैं। तो उसमें आप इट्स मोर ऑफ वर्किंग विद द कंपनी। उसमें मे बी आप जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह ड्राफ्ट कर रहे हैं, कंपनी जो एक दूसरे से MOU एंटर कर रही हैं, उसमें भी केसेस रहते हैं, बट उसमें टीम्स रहती हैं अलग अलग। आप हो सकते हैं रिसर्च वाले फील्ड में हो सकते हैं आप एक्चुअल में कोर्ट में जाके कर रहे हो, बट ये इट्स अ बूमिंग इंडस्ट्री और एंड वेरी गुड स्कोप ऑफ गोइंग अहेड। मैम जैसे मैंने ड्रॉ करनी है, बट हमने ना एक UPSC का CSE पेपर देने के टाइम एक होता है कि हमारा सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन रखना होता है। एक ही ऑप्शन होते हैं एंड फाइनेंशियली आप कितना उसमें जो भी आप स्ट्रीम चूज, जो भी आप ऑप्शन चूज कर रहे हैं, हाउ फाइनेंशियली वाइबल दैट इज, आपको कितनी उसमें इनकम आ रही है, उससे आप अपनी फैमिली आगे कर पाएंगे, मतलब हैंडल कर उसको मेंटेन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो दीज कंसिडरेशंस आल्सो कम व्हेन यू आर चूजिंग कोई करियर। तो अब जब आप बैकअप प्लान की बात करें तो लॉ में देयर आर गुड ऑप्शंस। आप लॉ लिटिगेशन में जा सकते हैं, जैसे उसको मैं बताती हूँ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जा सकते हैं। बट अगेन जब आप 2-3 साल तक आप अगर UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा अपने बैकअप प्लान को भी एग्जीक्यूट करने में, ठीक है। अगर आप लॉ में जाएंगे तो आप 2-3 साल तक एक्चुअल लॉ फील्ड में क्या आ रहा है उससे आप थोड़ा अलग हो जाते हैं, आपको नहीं पता कि इन द मीन टाइम क्या क्या जजमेंट्स आती हैं। और इसी तरीके से मर्चेंट नेवी में, मर्चेंट नेवी में भी जाएंगे तो उसमें कुछ क्या एग्जाम्स रहते हैं, तो उसकी प्रिपरेशन आपको अलग से करनी पड़ेगी। तो वो भी आपको देखना पड़ेगा कि वो प्रिपरेशन कैसे है, कब उसके एग्जाम्स होते हैं, हाउ वाइबल दैट इज, आप इतना टाइम दे सकते हैं और नहीं दे सकते हैं। तो वो कंसिडरेशंस एक्चुअली व्हेन यू आर फेस्ड विद दैट, आई थिंक तब आप थोड़ा इसका ज़्यादा सोचिए। अभी यू आर स्टिल इन +2, आपको अभी ग्रेजुएशन करनी है एंड ग्रेजुएशन के बाद अगर आप कह रहे हैं आपको UPSC करनी है तो योर बैकअप प्लान इज स्टिल सम गुड 6-7 ईयर्स आफ्टर दिस, ठीक है। तो बैकअप प्लान की चिंता अभी मत कीजिए, अभी अपने लॉ एंट्रेंस एग्जाम पे फोकस कीजिए, ठीक है। 35। I hope that the doubts that you already had must have got clear. I got that. हाँ जी मैम सफलता की एक खासियत होती है, सफलता की एक खासियत होती है, ये सिर्फ मेहनत करने वालों पर ही फिदा होती है। मैम IAS ADC जी पटियाला ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਭਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਨਾ ਵਾਚ ਦੇਖੇ, ਬਿਨਾ ਇਹ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹੈ ਮੈਮ ਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ अपॉर्चुनिटी मिल सके। तो उस दे नाल ही मैं टीम DBEE का थैंक्स करना चाहूँगा, स्पैशली सतिंदर जी, रूपसी जी ते उन्होंने टीम का सारी का एंड मेरे स्कूल काउंसलर जेड़े स्पैशल एफर्ट्स करके बच्चों को दूरों नेड़ों सब कितों लियाए ने और बच्चों के क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन सीगे, बहुत ही मज़ा आया, बहुत इंटरैक्टिव वधिया सैशन सानू देखने को मिले। तो एजुकेशन सैकटरी सर नाल मीटिंग सी पिछे जे, तो मैं उन्होंने पहले ही कह दिता सीगा कि भी पटियाले दे विच एक नवी पहल साडी एडमिनिस्ट्रेशन करन जा रही है, होपफुली सक्सैसफुल होएगी। तो उन्होंने भी इसकी रिपोर्ट मंगी है, तो मैं जरूर ही बहुत वधिया रिपोर्ट है जी जाऊगी। और मैं ये उम्मीद करते हुए कि तुसी सारे कल नूं DC ADC कुछ बनो तो मैम चीफ सैकटरी होण ते तुसी उन्होंने मिलिया करो, तो याद कराओ कि मैम थापर दे विच तुसी 2 लफ्ज कहे सी ते असी देखो ये बन गए। इस उम्मीद के नाल मैं सारिਆਂ ਨੂੰ गुड लक कहना। एंड 2 लाइनां मैं थोड़े लिए कहना चाहूँगा। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा।
हौसले बुलंद कर, रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। स्पेशल थैंक्स ते सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सो बहुत बढ़िया सेशन है। स्पेशल थैंक्स टू एजुकेशन डिपार्टमेंट। ये सबको ज़्यादा मैं थैंक्स करना चाहूँगा थापर इंस्टीट्यूट का, स्पेशली वर्लीन मैम का, जिन्होंने साढ़े लिए सारा कोऑर्डिनेशन किया, प्लस सानू सपोर्ट प्रोवाइड की इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। तो थैंक्स अलॉट थापर कॉलेज प्लस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, एजुकेशन डिपार्टमेंट का। थैंक यू वेरी मच।